हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी वाइल्ड लाइफ स्टोरी टेलिंग सीरीज चल रही है। केनेथ एंडरसन की किताब नाइन मैन ईटर्स एंड वन रोग। हमारी स्टोरी जो चल रही है वो है द मैन ईटर ऑफ जौलागिरी। लास्ट टाइम हमने इसके किए थे पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे केनेथ एंडरसन एक मैन ईटिंग टाइग्रेस का वेट करते हुए एक रॉक लेच पर छिपकर बैठे थे। रात गहरी हो चुकी थी, जंगल के जानवर अलर्ट हो गए थे और केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मुझे एहसास हो गया था कि टाइग्रेस मेरे आसपास ही है। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये थी, वो मेरे सामने नहीं थी, वो मेरे बिल्कुल पीछे रॉक के ऊपर से मेरी तरफ आ रही थी। और फिर मैंने उसे देख लिया। वो सिर्फ कुछ फीट दूर थी। अब आगे क्या हुआ, ये वही मोमेंट था जहां एक सेकंड की गलती मेरी जान ले सकती थी। टाइग्रेस धीरे धीरे स्लोपिंग रॉक पर मेरी तरफ क्रीप कर रही थी और जैसे ही हमारी नजरें मिली, दोनों एक साथ रिएक्ट हुए। टाइग्रेस ने एक जबरदस्त रोर के साथ मुझ पर जंप करने की कोशिश की और उसी मोमेंट मैंने अपनी राइफल का ट्रिगर दबा दिया। राइफल का ब्लास्ट मेरे कानों से सिर्फ कुछ इंचेस दूर हुआ था। उसकी रोर और राइफल की आवाज एक साथ मिलकर इतनी खतरनाक थी कि वो आवाज आज तक मेरे नाइटमेयर्स में गूंजती है। लेकिन टाइग्रेस भी मेरी पोजीशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसे शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रॉक के पीछे मैं छुपा हुआ हूँ। राइफल की फ्लैश सीधा उसके फेस के सामने हुई। एक सेकंड के लिए वो डिसोरिएंटेड हो गई, उसका अटैक का डायरेक्शन बदल गया और फिर वो मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से जंप करके निकल गई। लेकिन जंप करते वक्त उसका एक हाइंड फुट मेरी राइफल के मजल से टकरा गया। राइफल मेरे हाथ से छूट गई। वो स्लोप से नीचे जाकर सॉफ्ट सैंड में गिर पड़ी और टाइग्रेस एक और टेरिफाइंग रोर के साथ ऑपोजिट नदी के किनारे की घनी बुशेस में डिसअपेयर हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद समझने में कुछ सेकंड्स लग गए कि मैं जिंदा था। मैं शॉक था, मेरे पास राइफल नहीं थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर टाइग्रेस इंजर्ड होकर कहीं बुशेस में छिपी होती तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस था। मैंने डिसाइड किया कि रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं स्लोप से नीचे उतरा और राइफल को वापस लिए। हर सेकंड मुझे लग रहा था कि शायद टाइग्रेस वापस से अटैक करेगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं राइफल लेकर वापस अपनी लेज पर आ गया। फिर मैंने राइफल को केयरफुली एग्जामिन किया। कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या मेरी बुलेट टाइग्रेस को लगी थी या इतनी क्लोज रेंज पर भी मैंने उसे मिस कर दिया। तभी मेरी नज़र रॉक लेज के पीछे एक डार्क ऑब्जेक्ट पर पड़ी। मैं उसके पास गया और जो चीज़ मिली उसने मुझे बता दिया कि शॉट बिल्कुल वेस्ट नहीं गया था। वहाँ टाइग्रेस का एक कान का बड़ा हिस्सा पड़ा था। बुलेट ने उसके कान को चीर दिया था। वो हिस्सा अभी भी गर्म था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जख्म से ज़्यादा खून नहीं निकला था। इसका मतलब था टाइग्रेस को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। मैं उसे मार नहीं सका। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। इतनी क्लोज रेंज मैन ईटर मेरे सामने और फिर भी मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ एक ख्याल मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी गलती का एक खतरनाक रिजल्ट भी हो सकता था। अब टाइग्रेस को पता चल चुका था कि इंसान उसका पीछा कर रहे हैं और अगली बार वो और भी ज़्यादा चौकन्नी होगी। वो शायद अपनी हंटिंग स्ट्रेटजी बदल देगी और अपने मूवमेंट्स और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल कर देगी। मैं पूरी रात उसी जगह बैठा रहा। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद टाइग्रेस वापस आए, लेकिन वो आई नहीं। सुबह मेरे आदमी वापस आए। मैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरह थक चुका था। उन्होंने मेरे लिए गर्म चाय और सैंडविचेस लाए। काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उनका सिंपल सा ब्रेकफास्ट भी मुझे बहुत कंफर्टिंग लगा। लेकिन एक बात क्लियर थी, हंट फेल हो चुकी थी। मैं गुंदालाम में कुछ और दिन रुका। लगभग 10 दिन तक हमने उसे दोबारा ट्रैक करने की कोशिश की। बफलो बेड्स दोबारा लगाए गए। सुबह और शाम जंगल में फ्रेश पगमार्क सर्च किए गए। वाटर होल्स, गेम ट्रेल्स और गुंदालाम रिवर के आसपास भी सर्च किया गया, लेकिन टाइग्रेस का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना पूरा एरिया छोड़कर किसी और जगह चली गई हो। आखिरकार मुझे वहां से जाना पड़ा।
मैं होशर गया और अपने दोस्त सब कलेक्टर को पूरी सिचुएशन बताई। मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि अगर फ्यूचर में टाइग्रेस के अटैक्स की कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन मिले तो वो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद मैं बेंगलोर अपने घर लौट गया। मुझे लगा शायद ये हंट यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन मैं गलत था। लगभग 5 महीने बीत गए। इस दौरान मुझे सब कलेक्टर की तरफ से कुछ लेटर्स मिले। उन लेटर्स में दूर-दूर के एरिया से टाइगर अटैक्स की रिपोर्ट्स थी। कुछ अटैक्स कावेरी रिवर के दूसरी तरफ से हुए थे, कुछ मैसूर स्टेट की तरफ और कुछ और भी दूर। मैं हर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ रहा था और फिर एक दिन वो न्यूज़ आई जिसका मुझे डर था। टाइग्रेस ने फिर अटैक किया था। गुंदालाम में उसने एक और विक्टिम को मार दिया था और अगले ही दिन सूलकुंटे के एक छोटे से टेम्पल के पास से उसने एक बहुत बुजुर्ग पुजारी को उठा लिया। ये पुजारी पिछले 40 साल से उस टेम्पल की सेवा कर रहे थे। लेटर के एंड में सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ कम एट वंस। मुझे किसी और इनविटेशन की ज़रूरत नहीं थी। मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था। कुछ ही घंटों के अंदर मैं ज्वालागिरी के लिए निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कुछ पिलग्रिम से बात करने का मौका मिला जो पुजारी की मौत के ऑलमोस्ट आई विटनेस थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग पिलग्रिमेज पर आए हुए थे। जब वो मंदिर के पास पहुंच रहे थे तब उन्हें एक लो ग्राउल सुनाई दी और फिर उन्होंने एक टाइगर को एक बड़े पीपल के पेड़ की रूट्स के पास से जंगल की तरफ जंप करते देखा। डर के मारे वो लोग टेम्पल के अंदर भाग गए, लेकिन टेम्पल खाली था। बाहर देखने पर उन्हें एक खतरनाक सीन नजर आया। बुजुर्ग पुजारी की बॉडी पीपल के पेड़ की ट्विस्टेड रूट्स के बीच पड़ी थी। उन्होंने ग्रुप में जाकर देखा। ऐसा लग रहा था कि टाइग्रेस ने पुजारी को मंदिर के पास अटैक किया, फिर उसे ड्रैग करके पेड़ की रूट्स के पास ले गई और वहां अपना खाना शुरू कर दिया। लेकिन पिलग्रिम्स के आ जाने की वजह से उसने अपना खाना छोड़कर भागना पड़ा। मैंने उन लोगों से एक और चीज़ पूछी, क्या आपने टाइग्रेस के कान में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था? लेकिन वो लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जानवर को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व ही नहीं किया था। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही थॉट आया, क्या ये वही टाइग्रेस थी? क्या उसका टूटा हुआ कान अब भी उसकी पहचान थी? मैं अपने 3 आदमियों के साथ सूले कुंटे की तरफ निकल पड़ा। शाम तक हम मंदिर के पास पहुंच गए। रास्ते का आखिरी हिस्सा बहुत अनकंफर्टेबल था। हमें 2 स्टीप हिल्स के बीच एक वैली से गुजरना था और पूरा एरिया डेंस बैम्बू से कवर्ड था। जंगल इतना थिक था कि आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और सबसे डिस्टर्बिंग बात, हमें पता था कि मैन ईटर इसी एरिया में कहीं पर है। प्रॉपर कैंप बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि रात मंदिर के डेजर्टेड फ्रंट पोर्शन में ही गुजारेंगे। नॉर्मली तो मैं और मेरे साथी ऐसी जगह पर रात बिताने का रिस्क कभी नहीं लेते, लेकिन जंगल में जब सामने एक मैन ईटर हो तो नॉर्मल रूल्स धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाते हैं। मैंने लोडेड राइफल संभाली। मेरे 3 साथियों ने आसपास से सूखी लकड़ी और रॉटन लॉक्स कलेक्ट करके आग लगाई। हमें गर्मी भी चाहिए थी और प्रोटेक्शन भी, क्योंकि इस बार आसमान में वो फुल मून चांदनी रोशनी नहीं थी। जंगल धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अब हमें आग के पास बैठे थे और उसके बाहर सिर्फ अंधेरा ही था। कुछ ही फुट दूर घना जंगल था और उस अंधेरे के अंदर शायद वो भी थी। कभी कभी दूर से सांबर डियर की डीप कॉल सुनाई देती, कभी किसी स्टैग की शार्प आवाज। लेकिन जानवर रिपीटेडली अलार्म नहीं कर रहे थे। इसका मतलब था कि अभी तक उन्हें कोई मेजर डेंजर फील नहीं हुआ था। मिडनाइट के बाद हमने वॉच सिस्टम बना लिया। 2-2 लोग कुछ घंटों तक जागे, फिर दूसरे लोग रेस्ट करते। मैंने एक कंपेनियन के साथ फर्स्ट वॉच लेने का डिसीजन लिया। हम दोनों लोडेड राइफल्स के साथ मंदिर के पास बैठे रहे। रात और गहरी होती गई और फिर अचानक एक भारी आवाज़ जंगल से आई। वही सॉलिटरी टस्कर जिसका जिक्र लोकल पहले कर चुके थे, आग के पास तक आ गया था। उसने आग देखी, एक पल के लिए रुक कर सिचुएशन को देखा और फिर जोर से ट्रम्पेट करके वापस जंगल में गायब हो गया। लेकिन वो सिर्फ एक एलिफेंट था। असली खतरा तो अब भी कहीं अंधेरे में छुपा था। एक बार्किंग डियर की शार्प कॉल भी सुनाई दी और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जंगल में कोई मूवमेंट हुई थी, लेकिन क्या वो टाइग्रेस थी या जंगल का एक और जानवर, हमें नहीं पता था। और उसी अनसर्टेनिटी के साथ रात और गहरी होती गई। लेकिन इस बार हम ज्वालागिरी में सिर्फ एक हंट के लिए नहीं आए थे। अब एक नया सवाल था, क्या ये वही टाइग्रेस थी जिसका कान कुछ महीने पहले मैंने बुलेट से फाड़ दिया था? और अगर हाँ, तो क्या वो मुझे पहचान लेगी? पार्ट 4 में कहानी का फाइनल और सबसे डेंजरस फेज सामने आएगा।
क्योंकि अब हम उस मैन ईटर को बिल्कुल नए टेरिटरी में थे और इस बार जंगल में शिकार कौन करेगा और शिकार कौन बनेगा, ये डिसाइड होना अभी बाकी था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 4 देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इसे सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।